हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम देख रहे थे 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, थ्योरेटिकल पार्ट 12, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं गॉस थ्योरम एंड देयर प्रूफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। साथ में देखेंगे कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप कूलॉम्स लॉ प्रूफ करोगे। और साथ में ये देखना है कि फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, आपके पास एक चार्ज वायर होगा जो कि इनफाइनाइट लेंथ का होगा और आपको उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। और साथ में देखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट वायर के थ्रू और इनफाइनाइट शीट के थ्रू आपको क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। देखिए, गॉस थ्योरम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। साथ में देखेंगे फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ये भी देखना आपको। और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। देखिए, ये बोर्ड में पूछा नहीं जाता, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखना, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। तो आपके सामने यहाँ पर आज जो डिस्कस होने वाले हैं वो 6 टॉपिक होने वाले हैं। वीडियो अच्छा होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिएगा पूरी वीडियो में। कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम एंड देयर प्रूफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम देख लेते हैं, गॉस थ्योरम होती क्या है। इससे पहले आप थोड़ा जान लीजिएगा गॉसियन सरफेस के बारे में, गॉसियन सरफेस के बारे में कि ये क्या होते हैं। देखिएगा, हम क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो आप क्या करते हो, इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ कर देते हो, जिसको आप बोलते हो गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस है, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आपके पास कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, इसको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है अगर आपके पास गॉसियन सरफेस है तो। अदरवाइज बहुत टफ पड़ जाता है कैलकुलेट करना विदाउट गॉसियन सरफेस के। तो गॉसियन सरफेस की इसलिए इंपॉर्टेंस है। और है क्या गॉसियन सरफेस? ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस है जिसके अंदर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव या फिर निगेटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ होता है। तो इसको अगर आप डिफाइन करोगे तो किस तरह से करना होगा, इट इज अ hypothetical surface which enclose enclosed isolated point charge। देखिए, आपके पास अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूंगा तो इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई शीट है, इनफाइनाइट लेंथ की शीट है, तो गॉसियन सरफेस उसका भी ड्रॉ होता है। लेकिन फिलहाल मैंने इस पॉइंट चार्ज के लिए लिख रखा, तो आप चाहो तो ये पॉइंट चार्ज, पॉइंट वर्ड हटा सकते हैं। विच एनक्लोज आइसोलेटेड चार्ज या फिर सिंपल चार्ज कह सकते हो। कुल मिलाकर आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस है क्या? एक इमेजिनरी सरफेस है जिसके अंदर चार्ज रखी हुई होती है, बस इतना समझना। ये आपका गॉस थ्योरम के अंदर यूज होने वाला। तो गॉस थ्योरम क्या है इसको जान लेते हैं, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम क्या है ये देख लेते हैं। गॉसियन सरफेस आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं गॉस थ्योरम की। तो क्या है भाई गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम तो एक्चुअली पहली बात तो ये है कि गॉस थ्योरम एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में। तो आप ये लाइन लिखिएगा, इट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज Q एंड टोटल फ्लक्स फाई के बीच में, ठीक है। तो गॉस थ्योरम जो है, टोटल चार्ज Q या फिर चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस Q
और टोटल फ्लक्स कितनी पास हो रही है इस गॉसियन सरफेस से, उसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। ये तो नॉर्मल होगा। इसके स्टेटमेंट क्या था वो समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या था? तो इसका स्टेटमेंट था टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस is 1/epsilon naught times to the total charge enclosed by the Gaussian surface। ठीक है, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, उस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा जिसके अंदर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो उसके चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस है उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, दैट इज फाई। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम्स टू द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। इसका मतलब ये है उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज रखा हुआ उसका 1/epsilon naught टाइम्स। तो ये Q क्या है? ये Q टोटल है, या फिर आप Q एनक्लोज कह सकते हो। एनक्लोज का मतलब ये है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितनी रखी हुई है। तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, मैथमेटिकली आपके पास जो फाई निकल कर आता है, फाई आता है Q/epsilon naught इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, किसका सरफेस इंटीग्रल? इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया वेक्टर E.ds। तो आपको ये मैथमेटिकल रूप याद रखना है। इसका फॉर्मूला अच्छा है, फॉर्मूला बहुत बार छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे गए फॉर्मूले पे, और स्टेटमेंट तो आपको बिल्कुल तोते की तरह रट लेना है। क्या है आपके पास? द टोटल फ्लक्स, जिसको आप फाई कह रहे हो, passing through the Gaussian surface is 1/epsilon naught times to the total charge enclosed by the surface। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में क्या है? प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ इससे भी ज़्यादा इजी है, टेंशन ना लें, बिल्कुल ध्यान से तसल्ली के साथ आप वीडियो देखें, प्रूफ आपको एकदम समझ आ जाएगा। इतना रफ कर देता हूँ। प्रूफ क्या है आपके पास? प्रूफ के लिए आपको क्या करना होगा? एक चार्ज लेनी होगी, और ये चार्ज आपके पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है। अब क्या होगा, जब पॉइंट चार्ज है तो इसके चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस होगी वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगी। तो आपने क्या किया, इसके चारों तरफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। इस गॉसियन सरफेस की मान लेते हैं रेडियस कितनी है, स्मॉल r रेडियस है। अब क्या है, आपने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये आपने छोटा सा एरिया ले लिया। अगर इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो चार्ज प्लस क्यू है, और जाहिर सी बात है इस गॉसियन सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को निकलेगी। लेकिन मैं इस छोटे से एरिया की बात कर रहा हूं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? कुछ इस तरह से। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, है ना। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? आउटवर्ड होगी ये, ठीक है, पॉइंट्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ को होगी। तो आपने दिखा दिया। अब ये छोटा सा एरिया है, अब इस एरिया का मैं अगर एरिया वेक्टर लूँगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस छोटे से एरिया का जिसकी वैल्यू आपके पास DA, इसका अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, और आप लिखोगे DA वेक्टर। बस आपको ये करना। तो आपको क्या करना, थोड़ा थ्योरी लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे? लेट्स से प्लस Q इज द isolated point charge and इसको कह दो S, and S is the Gaussian surface। dA vector is the aerial vector,
along which we have to calculate फ्लक्स। ये आपके पास एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर से आपको फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। अब जाहिर सी बात है, छोटे से एरिया में से छोटी सी फ्लक्स पास होगी। अगर पूरे एरिया की बात करेंगे तो सब में से फ्लक्स पास होगी। तो मैं छोटे से एरिया की पास बात कर लेता हूँ, इससे फ्लक्स कितनी होगी, विच वी हैव टू कैलकुलेटेड द फ्लक्स। अब फ्लक्स कैलकुलेट करनी है, इससे कितनी फ्लक्स पास होगी वो अभी देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से बात कर लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डी ए, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू डी ए कितना होगा भाई, वो होगा आपके पास E, जिसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। किसकी वजह से आ रहा है और कितनी डिस्टेंस पर है आपके पास सरफेस, ये है r डिस्टेंस पर, तो Q/r²। ये आपके पास में क्या आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट करता है, पॉइंट रेडियली आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ को है। कहाँ है, सरफेस से बाहर की तरफ को। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, सरफेस से बाहर की तरफ को, एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है, सरफेस से बाहर की तरफ को है। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बना, ये एक दूसरे के पैरेलल हुए। तो इसका मतलब क्या होगा, जब एक दूसरे के पैरेलल हुए तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। तो आप कह दोगे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल है किसके, एरिया वेक्टर की, सो थीटा कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री। तो लगाइएगा, जब फ्लक्स कितनी हो जाएगी, तो आपके पास छोटी सी फ्लक्स दैट इज डी फाई, उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्या होगी आपके पास, E डॉट डी ए, इसका वेक्टर फॉर्म। इसको ओपन कीजिएगा, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये आ जाएगा आपके पास E डी ए कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। सिंस कोस 0 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू हो चुकी है 1। तो ये आपके पास डी फाई निकल कर आया। थोड़े से एरिया में से थोड़ी सी फ्लक्स निकल कर आई है बाहर की तरफ को, लेकिन आपको क्या करना भाई, पूरे एरिया की बात करेंगे। तो मैं इसको थ्योरेटिकली रफ कर देता हूँ, जो आपने ये लैंग्वेज लिखी है इस लैंग्वेज को रफ कर देते हैं। अब आपके पास क्या है, अब आप करना चाह रहे हो टोटल फ्लक्स, तो आप लिखोगे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा भाई। अभी तो आपने छोटे से एरिया की बात की थी, अब पूरे सरफेस की बात कर रहे हो। तो आपको करना क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आप करते हो, फाई चाहिएगा आपको पूरा, तो आपको इंटीग्रल करना पड़ेगा डी फाई का। भाई आपको थोड़े से फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर दो, पूरे सरफेस से निकल कर आ जाएगी। और डी फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, ई डॉट डी ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आ जाएगा, इंटीग्रल रह जाएगा डी ए के पास। डी ए का मतलब क्या है, इस छोटे से एरिया का इंटीग्रल कर दो। जब इस छोटे से एरिया का इंटीग्रल करोगे तो पूरे स्फेरिकल सरफेस का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ डी ए जो है वो क्या है, एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, और स्फेरिकल सरफेस के लिए कितना होगा, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है r, तो ये हो जाएगा 4 पाई r²। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसके आगे को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। आपके पास 4 पाई r² आ गया, तो आपके पास फाई की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है आपके पास e, और डी ए की जगह रख दोगे 4 पाई r²। ठीक है, सिंस ई की वैल्यू जो निकल कर आई थी आपके पास वो कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो ये निकल कर आया था। तो पुट द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू
ऊपर वाली इक्वेशन में रख दीजिएगा। तो आप क्या करोगे, फाई इज इक्वल टू ई की जगह रख दोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपने ई की जगह रख दिया, और 4 आर स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा। अब होगा क्या, 4 से 4 कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा क्यू, और नीचे सब कुछ कट चुका है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो आपके पास फाई इज इक्वल टू क्या आ चुका है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस थ्योरम है। तो लिखोगे दिस प्रूव्स गॉस थ्योरम। ठीक है, तो आपके पास गॉस थ्योरम में था क्या, कुछ नहीं था यार, बिल्कुल कुछ नहीं था। आपको क्या करना है, एक चार्ज ले लेनी है, उसके चारों तरफ आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देनी है। उस गॉसियन सरफेस पर आप छोटा सा एरिया ले लो, उस एरिया वेक्टर लोगे तो परपेंडिकुलर आएगा, वो वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हुई दिखा दो, वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी। फिर आपको करना है क्या है, आप कहोगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ सरफेस पर, वो आएगी आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर डिस्टेंस पर है, पॉइंट रेडियली आउटवर्ड। आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के पैरेलल है, इट मीन्स इनके बीच जो एंगल बनेगी वो 0 डिग्री बनेगी। तब आपने डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए वाला फॉर्मूला लगा दिया। दोनों वेक्टर, जैसे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे तो ई डॉट डी ए कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपके पास डी फाई आ गया ई डॉट डी ए। तब आपने कहा ये थोड़ा सा फ्लक्स निकल कर आया था यहाँ से, आपने टोटल फ्लक्स की बात कर ली, क्योंकि आप टोटल के लिए देखते हो, तो फाई जो हो जाएगा वो छोटे का पूरे का इंटीग्रल हो जाएगा ना। आपको पूरा निकालना, तो छोटा जो है आपका उसका इंटीग्रल कर दो आप। छोटे की वैल्यू आपके पास ई डॉट डी ए निकल कर आ चुकी है, ई बाहर आ जाएगा, डी ए के साथ रह जाएगा आपके पास इंटीग्रल। डी ए क्या है आपके पास, छोटा सा एरिया, अब इंटीग्रल करोगे तो पूरे सरफेस का एरिया निकल कर आ जाएगा, और पूरा सरफेस जो है वो है स्फेरिकल शेप का, तो आपके पास डी ए जो हो जाएगा एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, जिसकी वैल्यू होती है 4 आर स्क्वायर। जैसे आपने 4 आर स्क्वायर निकाली वैल्यू, वो यहाँ रख दी, रखने के बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी, जो कटा काट दिया, जो बचा आपने लिख दिया, तो बचा आपके पास ये फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस प्रूव्स गॉस थ्योरम। गॉस ने यही तो कहा था भाई टोटल फ्लक्स कितनी पास होगी, टोटल फ्लक्स कितनी पास हो रही है इस गॉसियन सरफेस से, वो होगी आपके पास फाई, और फाई जो होगी वो क्यू का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगी, खत्म। यही आपके पास गॉस थ्योरम थी। तो कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल है गॉस थ्योरम। आई होप आपको समझ आ गई होगी। पहला आपने ये किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, टोटल फ्लक्स निकाली, बस फाई इज इक्वल टू ई ए में वैल्यू रख दी, खत्म, आपका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद आता क्या है, इसके बाद आता है इसका छोटा सा एप्लीकेशन कि भाई गॉस थ्योरम के थ्रू अब आपको करना क्या है, कूलॉम्स लॉ प्रूफ करना। तो देखिएगा डायग्राम में बिल्कुल यही रहने दूंगा, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम डायग्राम रहेगा, और इसी के थ्रू मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा किस तरह से होना है। तो इसमें करना है क्या है आपको, अब गॉस थ्योरम यूज़ करोगे आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो डायग्राम वही है, लैंग्वेज वही रहेगी जो पहले थी। मैं डायरेक्ट इसका मैथमेटिकल रूप दिखा देता हूँ। मैथमेटिकली देखेंगे इसमें करना है क्या, आपके पास वही फ्लक्स पासिंग थ्रू डी ए। इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा भाई, वो डी फाई होगा। डी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकालोगे आप, ई डॉट डी ए। अब सिंस ई जो है वो पैरेलल है किसके, डी ए के, इट मीन्स थीटा जो है आपका वो 0 डिग्री हो गया। तो ओपन करो डी फाई को, डी फाई हो जाएगा आपके पास ई डॉट डी ए कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, ये होती है 1। तो आपके पास डी फाई कितना रह जाएगा, ई डॉट डी ए, ठीक है। अब लिखोगे आप टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एस, इसको आपने एस सरफेस कह रखी है ना, तो इस सरफेस से टोटल फ्लक्स पास कितनी होगी भाई, तो उसको कहोगे आप फाई,
और आपको इंटीग्रल कर देना है थोड़ी फ्लक्स का। यहाँ पर आपके पास जब इंटीग्रल करोगे डी फाई की वैल्यू रखोगे ई डॉट डी ए। देखिए यहाँ तक सेम आया है, कोई चेंजेस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में पहले ले लो और डी ए आपने यहाँ लिख दिया। और आपको पता है सिंस डी ए क्या है आपके पास, ये एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, और आपके पास गॉसियन सरफेस कैसी है, गॉसियन सरफेस आपके पास स्फेरिकल है, तो डी ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक सेम आया, कोई चेंजेस किए मैंने कुछ नहीं किया, पूरा का पूरा सेम है। लैंग्वेज मैंने जानबूझ के नहीं लिखी, टाइम वेस्टिंग है, जैसी पहले लैंग्वेज थी सेम वैसी लिख देनी है। तो डी ए कितना निकल कर आ चुका आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पहले गॉस थ्योरम प्रूफ करनी थी, अब आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इसमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, फिर आपके लगा दोगे फोर्स का फॉर्मूला लगा दोगे, एकदम निकल कर आ जाएगा। तो एक तरह से ये गॉस थ्योरम का कन्वर्स है। गॉस थ्योरम में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की थी, लेकिन अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय द यूजिंग ऑफ गॉस थ्योरम। तो एक तरह से कन्वर्स है गॉस थ्योरम का। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, डी ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, ये वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आपको रख देनी है यहाँ पर इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो, ठीक है। पुट इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, ऊपर रख दीजिएगा। तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू, अब देखिएगा ई डॉट डी ए था, ये आपने बाहर लिखा है, डी ए यहाँ लिखा है, तो ये रह जाएगा आपके पास ई, और डी ए की वैल्यू आ चुकी है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, देखिए आप जब आप गॉस थ्योरम प्रूफ कर रहे थे तो बस आपने गॉस थ्योरम में प्रूफ करते वक्त ई की वैल्यू को पुट किया था, जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर थी। लेकिन अब आपको ई की वैल्यू को पुट नहीं करना है, ई की वैल्यू को खुद निकालना है और फाई की वैल्यू को पुट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ, सिंस आप जानते हो बाय गॉस थ्योरम क्या जानते हो, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस ये करना था इतना सा, तो यहाँ पुट कर दो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आप ई को निकाल लीजिएगा यहाँ से, तो जब आप यहाँ से ई निकालोगे तो पूरा का पूरा डिवाइड में 1/4 पाई आर स्क्वायर भी डिवाइड में, तो आर स्क्वायर को मैं यहाँ लिख दूँ, एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख दूँ, और ये क्यू ऊपर रह जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है, तब आपको करना क्या, आई होप आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है भाई, फोर्स निकालनी है। सो द फोर्स ऑन क्यू नोट, आपके पास फोर्स क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई, यही तो होती है फोर्स की वैल्यू। क्यू नोट ऐसे रह जाएगा, ई की वैल्यू आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सही करके लिख दो, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो लिख देंगे दिस प्रूव्स कूलॉम्स लॉ। तो ये आपने कूलॉम्स लॉ को प्रूफ कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पूरा का पूरा कन्वर्स है गॉस थ्योरम का। जिस तरह से आपने गॉस थ्योरम प्रूफ की है, सेम वैसे ही करना है। गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पुट करते थे फाई की वैल्यू निकालने के लिए, इस बार आपको फाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ई की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ चुकी है, तो आपको पता है टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगती है एफ इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई, बस रख दीजिएगा, आपके पास ये निकल कर आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। और जो क्यू नोट मानते हैं हम, वो इस सरफेस पे मान लेते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो आपको पता है फोर्स कितनी लगेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट इंटू क्यू अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आपके पास था कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इंपॉर्टेंट खुद गॉस थ्योरम थी, ठीक है। गॉस थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो आता है आपका
वो आता फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। अब आपको एक वायर लेना है इनफाइनाइट लेंथ का, और आपको उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसका डेरिवेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, सारे डेरिवेशन में आपको यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरफ लेकर आने। ठीक है, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। अब देखिए, इसमें आपको एक वायर लेनी है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ होगी, और उस पर आपने चार्ज दे रखा। तो देखिएगा, मैं जो हूँ ये एक वायर ले लेता हूँ जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है, जिसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। ठीक है, ये आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा। देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले, इस डेरिवेशन को अच्छे से करने से पहले आप मेरी छोटी सी बात समझिएगा। मेरे पास ये क्यूबॉइड है, अगर मैं इस क्यूबॉइड पर चार्ज दे देता हूँ पॉजिटिव, तो आपको पता पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को होंगी। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये सरफेस है मेरे पास, इस सरफेस से पॉजिटिव चार्ज दे रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो आप कहोगे ऐसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। मैं पूछूंगा ये सरफेस है, इस सरफेस पर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा बाहर की तरफ को होगा। मैं पूछूंगा इस सरफेस का क्या हाल होगा, तो ऐसे होगा। इस नीचे वाले कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा, इधर कैसा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड होता है। अगर आपके पास कोई स्फेरिकल बॉडी है तो रेडियली आउटवर्ड, वरना सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा अगर आपके पास क्यूबॉइड है तो। अब मेरे पास ये वायर है, वायर की शेप कैसी होती है? जैसे कि मेरे पास ये मार्कर, इसकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल शेप है। अगर मैं इस सिलेंड्रिकल शेप पर चार्ज दे दूं तो इस सिलेंड्रिकल शेप के हर एक कर्व पॉइंट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तो अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। मान लेते हैं एक टाइम को एज्यूम कर लीजिएगा कि ये आपके पास सिलेंडर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को ऐसे निकलेगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, एक स्पेशल केस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी रेडियली आउटवर्ड होगी। बिल्कुल सही। तो आपके पास ये एक इलेक्ट्रिकली ये चार्ज एक वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। जाहिर सी बात है ये सिलिंड्रिकल शेप का, तो आपको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिएगा। आपने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, और ये आपने गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ की है ये फाइनाइट की है, एल लेंथ की है। ठीक है, और मान लेते हैं सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या आर, इस आर डिस्टेंस पर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जाहिर सी बात है ये लाइन चार्ज है, या फिर यूं कहे कि चार्ज जो है एक लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर डेंसिटी जो आएगी वो आएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इस पर जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे के पूरे वायर पर। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, जब आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ही दी है तो इस गॉसियन सरफेस पर अब आप ये देखिएगा कितने इसके अंदर फ्री सरफेस ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर किया जा सकता, एक यहाँ पर किया जा सकता, और एक सिमिलरली यहाँ किया जा सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सरफेस आपके पास S1 है, ये सरफेस आपके पास S2 है, और ये सरफेस आपके पास S3 है, तो आप इसका अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूंगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब ds1, इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करवाऊंगा सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब ds2। भैया अगर समझ नहीं आ रहा तो इससे समझ लो ना। मैं कह रहा हूं कि इसका एरिया वेक्टर किधर को ये रहा, इसका एरिया वेक्टर किधर को ये रहा, इसका एरिया वेक्टर किधर को ये रहा, तो आपके पास कुछ ऐसा ही है। इसको सिलिंड्रिकल मान लीजिएगा, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ को, इसका ऊपर की तरफ को, और इसका नीचे की तरफ को। तो ये आपके पास रहा एरिया वेक्टर ds3। ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में दिखा दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब चार्ज मैंने दे रखा है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की है आपके पास सिलिंड्रिकल रॉड या सिलिंड्रिकल वायर, जब इनफाइनाइट लेंथ का है, सरफेस पर आपने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को होगी ना, ऊपर की तरफ को थोड़ी ना होगी। यहाँ थोड़ी ना निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड,
भाई ईच एंड एवरी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ को होगी। इट मीन्स इस कर्व सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे निकल के जाएगी। यहां से बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे निकल के जाएगी, यहां से बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे निकल के जाएगी। अगर आपने इतनी बात समझ ली तो आपका आर्टिकल खत्म कैसे? यहां पर देख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल, सिमिलर पैटर्न में यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, लेकिन यहाँ देखोगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। काम बन गया आपका। इसकी पहले थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। लेट से वही जो आपका पुराना तरीका लिखने का, लेट से क्या कहोगे? लेट से वी हैव, लेट से या इसको कह दो ए बी बोल दो। लेट से AB is the wire of length of infinite length, infinite length। ये infinite length का आपके पास वायर है, having a Gaussian surface around it। ठीक है, इसके चारों तरफ आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी और आगे वो लिखेंगे हैविंग लीनियर चार्ज्ड डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, जब इतनी बात आपने कह ही दी है तो अब इसके बारे में बता दो। सिंस ds1 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। ds2 जो है वो पैरेलल है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। एंड ds3 जो है वो अगेन परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है। ये मैं आपको अभी प्रूफ में बताऊंगा इसका क्या इस्तेमाल है, वरना आप तो दिमाग लगा के अपने IQ से बता सकते हैं कि भाई इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से नहीं निकलेगी। जब आपने इस कर्व सरफेस पे ही चार्ज दे रखा तो कर्व से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। ऊपर तो आपने कोई चार्ज दे ही नहीं रखा, भाई कर्व सरफेस पे तो चार्ज रहेगा। अगर आपके पास ये वायर है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो फ्लक्स नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो कोई फ्लक्स नहीं। इट मीन्स आपके पास जो फ्लक्स आने वाली है यहाँ से आने वाली। एक तरीका ये है सोचने का, दूसरा तरीका ये है कि 90 डिग्री बन गया तो E डॉट ds जो करोगे वो 0 आ जाएगा। कैसा आएगा अभी देख लेते हैं। तो आप कहोगे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। टोटल फ्लक्स कितनी पास होगी जिसको आप कहोगे फाई टोटल भी कह सकते हो फाई टी। तो टोटल फ्लक्स कितनी पास होगी? तो अब आप क्या करोगे? इंटीग्रल करोगे, सरफेस इंटीग्रल किसका? S1 का करोगे। S1 का करोगे तो आप यहाँ करोगे E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इससे कितनी फ्लक्स हो रही है? हालांकि इससे 0 होगी, वो आगे सॉल्व करके दिखाएंगे अभी, लेकिन एक जनरल केस तो लिख के दिखाओ। इससे पास होने वाली प्लस इससे पास होने वाली प्लस इससे पास होने वाली, तो सरफेस इंटीग्रल S2। दूसरे के आपके पास E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस इससे पास होने वाली S3 E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। अब मुझे बताइएगा, मैं इसको खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? सरफेस इंटीग्रल तो ऐसे रहेगा। इसको खोलो, E ds1 कोस। अब देखिए S1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ds1 के बीच एंगल कितना? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आप कहोगे एंगल जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही S2 के लिए कितना हो जाएगा? E डॉट ds2, तो इसके लिए 0 हो जाएगा, तो आप कहोगे E ds2 कोस 0 प्लस ऐसे ही इसके लिए दिखाओगे S3 के लिए E ds3 कोस 90।
अब कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया और ये भी पूरा का पूरा 0 हो गया। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये दोनों वैल्यूज़ 0 हो चुकी है। ये वैल्यूज़ कोस 0 की वैल्यू होती है 1, जबकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब 90 की वैल्यू 0 है तो 0 से किसी की मल्टीप्लाई कर दो, सारा का सारा 0, ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो आपके पास टोटल फ्लक्स जो निकल कर आ रही है φt, तो आपके पास φt जो है वो कितना निकल कर आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल कर आ जाएगी और ये आ जाएगा आपके पास ds2। ds2 क्या है, आपके पास एक कर्व सरफेस जो है इसका एरिया, और मुझे बताओ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है। सिंस ds2 जो हो जाएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा, बताओ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r। r क्या है, ये डिस्टेंस है, और हाइट कितनी है इसकी, l, तो 2 पाई RL। ठीक है, तो बस यहाँ पर रख दीजिएगा। तो φt क्या है, टोटल फ्लक्स, गॉस थ्योरम लगा दो, एंड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम क्या होगा आपके पास, φt क्या होता है, Q/ε0, और ये किसके बराबर होगा, E तो आपको चाहिए, और ds2 की वैल्यू कितनी निकल कर आ चुकी है, 2 पाई RL। बस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितनी हो जाएगी निकल के, Q/ε0 तो ऐसे रहेगा, और 1/2 पाई RL ये आ जाएगी डिवाइड में। ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ लिख देता हूँ। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए Q/L जो होता है वो होता है लैम्डा, तो 1/2 पाई ε0 ये हो जाएगा। Q/L होता है लैम्डा अपॉन R। सिंस Q/L जो होता है वो होता है आपके पास लैम्डा, तो ये आ चुकी है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके भी दिखाया जा सकता है, बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ भी होता है। OR और E = 1/4 पाई ε0 टू लैम्डा अपॉन R। ठीक है, जैसा चाहो वैसे देख लो। तो ये था आपके पास, अगर आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, E = 1/2 पाई ε0 लैम्डा अपॉन R, और E = 1/4 पाई ε0 टू लैम्डा अपॉन R। कुछ नहीं करना है आपको, बस गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है और आपको देखना है कि ऐसे कितने सरफेस है जहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल सकता है। तो आपने पॉसिबल केस लिख दिए, आपने एंगल डिसाइड कर लिए, फिर आपने टोटल फ्लक्स लगा दी। आपके पास E.ds होता अलग अलग सरफेसेस के लिए, एंगल देखे, टोटल फ्लक्स निकल कर आ गई, गॉस थ्योरम लगाई और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का आपने फॉर्मूला निकाल दिया इस वायर की वजह से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, आपने E = 1/2 पाई ε0 लैम्डा अपॉन R लिख रखा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा इसको, E वेक्टर = 1/2 पाई ε0 लैम्डा अपॉन R, ये तो हो जाएगा। अब मुझे आप बताइएगा कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। अगर आपके पास ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इससे बाहर की तरफ को निकलेगा, तो आप कहोगे नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल, तो इसके लिए आपको एन कैप लगा देना। आप कहोगे वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। ये प्लेन के क्या है, नॉर्मल है। इसमें एक चीज़ हो रहा है, अब इसका एक ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं E और R के बीच में। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्टिकल एक्सिस पर ले लो और R को आप यहाँ ले लो, तो देखिएगा E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। सिंस E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, तो ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसा आता है। बस इसके अंदर सारे पॉसिबल पॉइंट्स जो आपके थे मैंने बता दिए, इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जल्दी से इसको रफ कर रहा हूँ, खींच लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए रफ कर देते हैं, अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अगला डेरिवेशन हमसे क्या कह रहा है, अब हमें शीट यूज़ करनी है जो कि इनफाइनाइट लेंथ की होगी। ये भी इट मीन्स उसका एरिया इनफाइनाइट होगा और आपको
उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जिस तरह से आपने वायर के थ्रू की थी उस तरह से आपको अब शीट के थ्रू भी करनी है। और आपको पता है आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको भाई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने होते हैं। अगर आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए, आपने ये देख लिया कि क्या पॉसिबल सरफेस है जहाँ से फ्लक्स निकल सकता है, तो काम बन जाएगा आपका। अब देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट। तो मेन टॉपिक है, इसको रफ कर देते हैं ऊपर वाले को और यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट। मैंने रफ कर दिया, ठीक है, लिखा हुआ रफ कर दिया। तो प्लेन शीट की वजह से देखना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्लेन शीट बना लीजिए। या आपने प्लेन शीट बना ली, या आप पहले की तरह डायग्राम बनाएं इधर। तो भाई ये आपके पास प्लेन शीट है, क्यों दोस्तों, ये आपके पास प्लेन शीट हो गई। अब आपको क्या करना है, इस पर पॉजिटिव चार्ज देना है, क्योंकि आपने क्या रखा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट। आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। सिग्मा क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी है। अब आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना, तो मान लेते हैं आपके पास सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। कैसा गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल। तो इसको इस तरह से बना देते हैं तमीज़ से, ये रहा तमीज़, इस तरह से बना देते हैं, ठीक है भाई। ये आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब आपके पास पता है पॉजिटिवली चार्जड है, तो ये गॉसियन सरफेस आपका सिलिंड्रिकल हो गया। अब इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को आपने कंसीडर कर लिया। अब ये देखिएगा पॉसिबल सरफेसेस कितने हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल सकता, या निकले ना निकले, आप पॉसिबल सरफेस देखिएगा। तो एक तो आपके पास रहा ये, दूसरा कर्व, तीसरा ये। आपने यहाँ पर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री यूज़ कर रखी है। मान लेते हैं ये आपके पास सरफेस S3 है, जिसकी डिस्टेंस आपके पास कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक R है। सिमिलरली उतनी डिस्टेंस यहाँ तक भी है। तो आपके पास जो सिलेंडर है उसके डिस्टेंस जो है, या फिर आप यूँ कहें उसकी लेंथ जो है वो क्या है, 2R है। इतना समझ आपको आ गया होगा। और मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका सेम है, जितना यहाँ है उतना यहाँ पर भी है। सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये भी S है आपके पास और यहाँ पर भी S है। कर्व का अलग होगा। अब फिर वही केस, जब पॉजिटिव शीट है तो पॉजिटिव शीट अपने अंदर से बाहर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से निकल कर आएगी। तो यहाँ से अगर आपके पास एक एरिया कट हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को आएगी, इस तरफ को आएगी। सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ को आएगी। रही बात इस एरिया की, इस सरफेस की, जिसको आपने 2 कह रखा है, ये भी बना ये भी बना, दोनों के एरिया सेम है, इसको 2 कह रखा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एरिया कट कर दीजिएगा, जिसका एरिया वेक्टर कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा DS2। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस कर्व से कितना पास हो रहा होगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व से पास नहीं हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकल कर जा रही होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी, ये सारे वेक्टर फॉर्म में दिखा दिए। तो जो कर्व पर है वो 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है, एरिया के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम एरिया बना देते हैं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। अब एरिया वेक्टर, तो यहाँ पर एरिया कितना निकल कर आएगा, DS, और यहाँ पर भी एरिया कितना निकल कर आएगा, DS। एरिया वेक्टर कितना हो गया, DS और DS, ठीक है। भाई आपके पास मैं कहूँ कि यहाँ एरिया वेक्टर बनाओगे तो DS आ गया, यहाँ पर भी DS आ गया, जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका भी, तो DS इसका भी आ गया, DS इसका भी आ गया, एरिया वेक्टर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा आपने बता दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा आपने बता दिया। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, लेकिन एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। तो इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। कंसीडर अ इनफाइनाइट फाइनाइट प्लेन शीट having surface charge density, surface charge
डेंसिटी सिग्मा एंड कंसीडर a cylindrical Gaussian surface around it having uniform क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? सेम है, जितना यहाँ है उतना यहाँ पर भी है। तो वही अब आपको क्या करना होगा, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया, यहाँ पर आपने एरिया वेक्टर दिखा दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी, यहाँ पर आपने एरिया वेक्टर दिखा दिया। सिमिलरली यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी, यहाँ पर आपने एरिया वेक्टर दिखा दिया। तो आप फ्लक्स कैलकुलेट कीजिएगा। अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्यों ड्रॉ कर दिया, तो भाई अगर ये आपके पास पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ को ही निकलती है, ऊपर को थोड़ी ना चली जाएगी। यहाँ थिकनेस इसकी लगभग नेग्लिजिबल है, ऊपर को नहीं जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि है ही नहीं चार्ज ऊपर। भाई सरफेस है, ये सरफेस आगे और पीछे जस्ट 2D में, तो आगे और पीछे है तो इससे इधर की निकलेगी, इससे इधर को निकलेगी, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो यहाँ का एरिया वेक्टर भी तो इस तरफ ही होगा, यहाँ का एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा। तो टेंशन की क्या बात है यार, इजी है, सब कुछ इजी है। आपने कर दिया, अब आप कीजिएगा टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, किससे पास करती हुई? पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस थी आपके पास सिलिंड्रिकल, इससे कितना पास हो रहा है फ्लक्स देख लेते हैं। भाई इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज शीट की वजह से देखेंगे, ठीक है। टॉपिक लिख लेंगे बात को। अब गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा आपके पास? 5T लगाओ भाई। इस सरफेस की बात करते हैं, ये सरफेस आपके पास क्या हो जाएगा? E डॉट ds डॉट प्रोडक्ट में प्लस दूसरा सरफेस आपके पास S2 कह रखा आपने, E डॉट ds2 प्लस फिर आपने ये कह रखा सरफेस S E डॉट ds, ठीक है। ये आपने 3 पॉसिबल केसेस लिख दिए, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। यहाँ से इन पॉसिबल सरफेस से फ्लक्स निकल सकता। अब देखना है एक्चुअल में कहाँ कहाँ से निकलेगा। देखोगे सिंस यहाँ की बात कर रहे हैं तो ये तो पैरेलल में, तो E जो है वो पैरेलल है ds के पहले वाले पर, कोमा फिर से E जो है, अब देखिए यहाँ की बात कर रहे हैं, E जो है वो परपेंडिकुलर है ds2 के, एंड अगेन इसकी बात कर रहे हैं E जो है वो पैरेलल है ds के, ठीक है। आपको पता है पैरेलल में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता, अगेन पैरेलल में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता। तो आप रख दीजिएगा वैल्यू, ये तो मैंने दिखा दिया। इसके बाद आपको ये लिखना था। अब आप क्या कहोगे? 5T इज इक्वल टू, ओपन कीजिएगा इसको, EDS वेक्टर हटाओ क्योंकि आप ओपन कर रहे हो डॉट प्रोडक्ट को, EDS कोज सरफेस पहले वाले सरफेस के लिए कोज 0 प्लस दूसरे वाले सरफेस के लिए S2 के लिए EDS2 कोज 90, अगले सरफेस के लिए प्लस EDS कोज 0, ठीक है भाई। आपके पास ये 5T चल रहा है तो 5T कितना निकल कर आ जाएगा? अब देखो कोस 0 की वैल्यू हो गई 1, कोस 0 की वैल्यू 1, तो E डॉट ds आ जाएगा, तो E बाहर ds आपका ये ऐसे रहेगा प्लस ये होगा पूरा 0 क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0, पूरी टर्म 0 हो गई। यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा E सरफेस इंटीग्रल ds। अब यहाँ को लिखोगे आप सिंस ds जो है इसका जो सरफेस एरिया है वो A के बराबर है,
इसका सरफेस एरिया भी ए के बराबर है और इसका सरफेस एरिया भी ए के बराबर है। भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था ये ए के बराबर है पूरा का पूरा, तो आप लिख दोगे ये भी ए है, ठीक है। तो आपके पास फाई टी कितने निकल कर आ जाएगा, यहाँ को दिखा रहा हूँ, फाई टी आ जाएगी आपके पास निकल के ई डी एस की जगह क्या रख देंगे ए, अगेन ई डी एस की जगह रख देंगे ई ए, तो आपके पास फाई टी इज इक्वल टू आ जाएगा ई ए दैट इज इक्वल टू 2EA। फाई टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2EA। अब वही आपकी पुरानी वाली बात, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम क्या थी गॉस थ्योरम, फाई टी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। जहाँ फाई टी है उसकी जगह रख दो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो फाई टी की जगह क्यू अपॉन, इसको रफ कर देते हैं, फाई टी की जगह क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। इधर चल रहा है ई ए मतलब 2EA। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए इंटू 1/2 एप्सिलॉन नोट। 2 डिवाइड में आ जाएगा, ए भी डिवाइड में आ जाएगा, तो क्यू को आपने ए के साथ अलग लिख दिया, क्योंकि क्यू अपॉन ए जो होता है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो ये क्यू अपॉन ए सिग्मा बन जाएगा और 2 एप्सिलॉन नोट ऐसे रह जाएगा। तो ये आ चुका आपके पास E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये एक चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट और एन कैप, जहाँ पर एन कैप रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। आप लिख सकते हो एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस की क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखिएगा इसमें सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नोट क्या है, ये एक परमिटिविटी है। तो इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है दैट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ये डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चार्ज शीट की वजह से डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है बाहर, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, सिग्मा पे डिपेंड करती है। अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ को होगी, और अगर सिग्मा निगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ को होगी। जाहिर सी बात है यार, सिग्मा पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज आपने दे रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर को ही होगा। सिग्मा निगेटिव मतलब आपने चार्ज निगेटिव दे रखी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर की तरफ को होगा ना। तो वही है आपके पास, अगर आपके पास सिग्मा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को, इट मीन्स ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को, और अगर आपके पास सिग्मा निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ को। तो आपके पास ये चार्ज शीट का था। आपने क्या किया, चार्ज शीट लिया, आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बना दिए। उसके बाद में आपने टोटल फ्लक्स निकाल दी तीनों सरफेस से। अब इसमें बाय द वे ये वाला सरफेस जो 90 डिग्री बना रहा, मतलब इससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे फ्लक्स निकल रहा है, इसका एरिया मतलब ई ए, इससे फ्लक्स निकला इसका एरिया ई ए, तो टोटल कितना हो गया 2EA। यहाँ तक हो गया 2EA। बस आपने इसके पास फाई टी की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट लिख दी, आंसर निकल कर आ गया आपका एकदम। तो बहुत सिंपल आर्टिकल है, कोई डेरिवेशन में दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तुरंत से स्क्रीनशॉट लें और आगे चलते हैं। आगे अपने टॉपिक क्या था, टॉपिक देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 2 प्लेन शीट रखनी है। जिस तरह से कैपेसिटर नहीं होता है, तो कैपेसिटर के अंदर तो एक पॉजिटिव शीट होती है, सिमिलरली दूसरी निगेटिव शीट होती है। तो वो वाला केस भी देखेंगे। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, आपको अभी 2 शीट रखनी है जिन पर आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 दे रखी होगी, दोनों पर आपने पॉजिटिव दे रखा होगा। तब आपको सॉल्व करना। आपका टॉपिक जो था, मैंने आपका टॉपिक लिखे हुए थे, रफ कर दिए, दोबारा लिख देता हूँ। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज शीट having surface charge densities sigma 1 and sigma 2। ठीक है भाई,
बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडरस्टैंडिंग तगड़ी होनी चाहिए आपका, बिल्कुल अट्रैक्शन यही होना चाहिए, बिल्कुल मत हिलना कहीं भी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। मैं इसके दो पोर्शन कर देता हूँ। यहाँ देखते हैं भाई, आपने एक चार्ज शीट बनाई है ये, और दूसरी चार्ज शीट बनाई है ये। यहाँ पर आपने सिग्मा 1 दे रखा है और यहाँ पर आपने सिग्मा 2 दे रखा है। अंडरस्टैंड? आपके पास सिग्मा 1 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है सिग्मा 2 से, और दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास पॉजिटिव है। मैं रफली इस पर बना के दिखा देता हूँ। पॉजिटिव यहाँ पर है और पॉजिटिव यहाँ पर है। तो आपके पास 3 लोकेशन आती हैं, लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2 एंड लोकेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपको करना क्या है, लोकेशन आपने डिसाइड कर ली। अगर मैं सिग्मा 1 की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की शीट है ये, इस पर पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ भी और उस तरफ भी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ देखोगे इस तरफ तो बाहर की तरफ को होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस तरफ होगा। डायरेक्शन दिखा देते हैं। इस तरफ देखोगे तो इस तरफ, यहाँ 2 पर देखोगे तो इस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1। और अगर यहाँ देखना चाहोगे, इस तरफ देखना चाहोगे लोकेशन नंबर 3 पे, तब भी बाहर की तरफ को होगा, मतलब E1 इस तरफ को। लोकेशन नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को, क्योंकि प्लेन शीट के इस तरफ आ रही है लोकेशन नंबर 1। लोकेशन नंबर 2 जो आ रही है वो प्लेन शीट के इस तरफ आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस तरफ। लोकेशन नंबर 3 इस प्लेन शीट के इस तरफ को आ रही है, तो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होगी, मतलब E1 गया इधर को। अब बात कर लेते हैं इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले लोकेशन नंबर 3 पे देखते हैं, तो जाहिर से ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकलेगा इस तरफ को, मतलब E2 ये गया। लोकेशन नंबर 2 पर देखोगे तो E2 ये गया। ठीक है, ऐसे लोकेशन नंबर 3 पर देखोगे तो ये जाएगा E3। बहुत बढ़िया, वेक्टर इस तरफ को ही बना दो। E3 नहीं, सॉरी E2, क्योंकि दूसरी शीट के थ्रू है ये। तो E2 जितना भी है वो दूसरी शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 जो है वो पहली वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पार्ट लिखूंगा, क्योंकि थ्योरी में इतना ज़्यादा डेरिवेशन टाइप का नहीं आएगा, ये बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये देख लीजिएगा। तो लिखेंगे एट पॉइंट किस पर, 1 पर, इस लोकेशन पर देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है। अब लोकेशन नंबर 1 पर देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर को E1 भी है और E2 भी है। इस तरफ देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो भाई इस तरफ ही E1 है और इस तरफ ही आपका E2 है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड अप हो जाएंगे। तो एट पॉइंट 1 पर जो होगा, पहले देख लेते हैं E1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो E1 की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास होने वाली है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर फॉर्म में है। और यहाँ आपको दिखाना आर कैप, क्या दिखाना आपको, आर कैप, और निगेटिव का आर कैप दिखाना। क्यों दिखाना, क्योंकि आर कैप इस तरफ जो होगा वो पॉजिटिव का होगा, ये हम मान के चलेंगे, और आर कैप अगर लेफ्ट की तरफ को होगा तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ को हो गया तो मतलब निगेटिव ले लिया। सिमिलरली E2 की अगर बात करेंगे तो भाई E2 भी इस तरफ को ही है, और यहाँ पर सिग्मा 1 ले लो, क्योंकि पहली वाली शीट की वजह से देखा गया, तो ये हो जाएगा दूसरी वाली शीट को हो जाएगा माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आर कैप। आर कैप यूनिट वेक्टर है, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आउटवर्ड जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन मतलब किस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है, लेफ्ट की तरफ को। अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, ई नेट की बात करूंगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, E1 प्लस E2, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। E1 की वैल्यू ऊपर से पुट कीजिएगा, माइनस सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरी वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आर कैप। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आर कैप कॉमन लेना है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस के साथ माइनस आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपने कॉमन ले लिया, और यहाँ से बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आपके पास में ई नेट निकल कर आ गया। कितना सिंपल है यार, कुछ भी तो नहीं रखा है इसके अंदर। आपने प्लेन शीट वाले फॉर्मूले लगा दिए, क्योंकि प्लेन शीट ही तो है ये इनफाइनाइट लेंथ की, आपने लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया, दोनों का E1 का भी लगा दिया, E2 का भी लगा दिया, दोनों को ऐड अप कर दिया।
अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता देना भाई, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की यहाँ पर बहुत आराम से। एट पॉइंट 2, अब 2 की बात करते हैं, जिसको समझ नहीं आया वो 2 पर समझ में आ जाएगा। एट पॉइंट 2, लोकेशन 2 की बात करते हैं, तो पहली वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, ठीक है भाई, E1। अब पहली वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इस तरफ को राइट में है, तो राइट वाला आप कैसे लेना, आपको पॉजिटिव, तो ठीक है, प्लस का σ1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। इसी तरह से आपको E2 लेना है दूसरी शीट की वजह से, इस वाली शीट की वजह से इस तरफ को आ रहा है, तो आपको क्या करना है, E2 इज इक्वल टू, अब जब दूसरी शीट की वजह से लेफ्ट में को जा रहा है, भाई दूसरी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ गई है, लोकेशन 2 पर इस तरफ गई है, तो इस तरफ वाला क्या होगा आप निगेटिव, तो माइनस σ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ लिख दोगे आर कैप। ऐसे ही नेट देखोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नेट देखोगे तो आपको वही करना, E1 प्लस E2, वैल्यू पुट कर दो E1 की σ अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, माइनस आ जाएगा अब σ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब आर कैप ले लो आप बाहर, आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, σ1 माइनस σ2, तो आपके पास ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लोकेशन 2 पे। देखिए लोकेशन 1 में आपका सिर्फ डिफरेंस माइनस बाहर आ गया, अंदर प्लस का था, लेकिन लोकेशन 2 पर जो था आपका डिफरेंस हो गया, σ1 माइनस σ2। ऐसी एट पॉइंट 3 तीसरे वाली लोकेशन पर देखते हैं, तो पहली वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आएगा, देखो इस साइड में ही है प्लस का, प्लस σ1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। दूसरी वाली शीट की वजह से देखते हैं, वाई द वे दूसरी शीट की वजह से भी इस तरफ को ही है, प्लस σ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। आपको ई नेट निकालना है तो आपको दोनों को एडअप कर देना पड़ेगा, E1 प्लस E2, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, σ1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस σ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप आप बाहर ले लोगे, σ1 प्लस σ2 अंदर लिख दोगे, ये आपके पास आ गया ई नेट। ईजी है ना। अगर आपको ये समझ आ चुका है, बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, तो जो इससे अगला वाला पॉइंट था, क्या पॉइंट था, वो पॉइंट ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 माइनस, दूसरी एक थी σ1 और एक थी σ2, लेकिन एक पॉजिटिव थी और एक नेगेटिव थी। इस केस में मैंने दोनों ही पॉजिटिव ली है, यहाँ पर दिखा दिया, σ1 σ2 दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। जो इससे अगला वाला था उसमें एक σ1 तो पॉजिटिव था, σ2 नेगेटिव था, और दोनों ही वैल्यू σ1 बराबर σ2 की थी, बस एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। इसी में स्पेशल केस बना देते हैं, स्पेस हमारे पास है, यहाँ लिख देते हैं स्पेशल केस। जो अगला वाला था वो ये था स्पेशल केस, कह देते हैं σ1 जो है वो σ2 के बराबर है, वैसे आप सिग्मा कहोगे, ठीक है। σ1 σ2 के बराबर है, आप सिग्मा कहोगे, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटीज दोनों की सेम है। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज दोनों की सेम है, बट एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, ठीक है। तो σ1 जो रहेगी आपके पास पॉजिटिव एंड σ2 जो रहेगी आपके पास क्या रहेगी, वो निगेटिव, ठीक है। आपके पास ये है, ठीक है, दोनों ही आपके पास क्या, σ1 पॉजिटिव σ2 निगेटिव। या आप सिंपली इसे ऐसे मिटा दीजिएगा, बस ये कह दो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ है उतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी इस तरफ भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डिसाइड कर दिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज की वजह से ही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता, चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ को होगा, चार्ज नेगेटिव है तो अंदर की तरफ को होगा। बस आप ये कह दो σ1 बराबर है σ2 के, तब क्या होगा। तो पहले वाले केस में देखिएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट आपका हो जाएगा जब σ1 σ2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 σ1 प्लस σ1 मतलब सिग्मा प्लस σ2 सिग्मा हो जाएगा, σ1 σ2 के बराबर, तो ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो 2 सिग्मा हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आर कैप, आपने बाहर लिख दिया, तो 2 से 2 कटा, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
और आपका आर कैप ये रखा। सिंपल है, इस तरफ का दिखा दिया आपने, ठीक है। और यहाँ का दिखाते हैं दूसरे वाले केस का, ई नेट, सब में ई नेट दिखा रहे हैं भाई। अब आर कैप ऐसे ही, 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही। अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर, तो डिफरेंस 0 हो जाएगा, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो ई नेट कितना निकल कर आ जाएगा 0, ठीक है। मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल कर आएगी। अगर यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है तब है ये केस। बस सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर किया गया है, अभी और कुछ नहीं। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मैं अभी आगे लगाऊंगा, अभी फिलहाल नहीं लगा रहा। सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर किया गया, सिर्फ उसी को ही आप सॉल्व कर रहे हो। जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है, यहाँ भी आप सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 के, तो आपके पास ई नेट जो निकल कर आ जाएगा, अगेन कितना निकल कर आ जाएगा भाई, यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है। तो जब आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर, तो डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का आया। माइनस का क्यों आया? क्योंकि भाई आपके पास दोनों प्लस के थे। अगर आपके पास एक प्लस की शीट हो और एक माइनस की शीट हो, तो आपको एक को प्लस का लेना पड़ेगा और दूसरे को माइनस का लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप केस बना सकते हो, ठीक है। जब आपके पास सिग्मा 1 प्लस का है और सिग्मा 2 माइनस का है, अभी फिलहाल मैंने सिग्मा 1 सिग्मा 2 को बराबर रखा है और इसमें वैल्यूज पुट की है। अगर आप सिग्मा 1 को पॉजिटिव ले लोगे और सिग्मा 2 को नेगेटिव ले लोगे, तब आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये ऐसी ही रहने वाली है, और बस आपके पास जो चेंजेस आएंगे वो यहाँ आ जाएंगे। ये नेगेटिव की होगी तो ये भी पॉजिटिव की, सॉरी, जो आपके पास बाहर आएगा ये बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल कर आएगी, सिर्फ और सिर्फ बीच में निकल कर आएगी। चलिए मैं उस केस को भी डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, ये सिग्मा 2 था, ये सिग्मा 1 था, दोनों के ऊपर पॉजिटिव है, तब आपने सॉल्व कर दिया। आपने स्पेशल केस दिखा दी, जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर होगा तो क्या होगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, जल्दी से कर लेते हैं उसको भी। अब आप कैपेसिटर वाला केस ले लेते हो जिसमें आपके पास 2 शीट होंगी, इसके पास भी सिग्मा इसके पास भी सिग्मा, एक पॉजिटिव की होगी तो दूसरी क्या होगी? निगेटिव की होगी बाय इंडक्शन, ठीक है। अगर मैं लोकेशन 1 यहाँ दिखाता हूँ, लोकेशन 2 यहाँ दिखाता हूँ, लोकेशन 3 यहाँ दिखाता हूँ, तब क्या आलम होगा? इसको रफ कर देते हैं। बहुत सिंपल है भाई, देखो ध्यान से देखना। अब आपको पता है शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये ध्यान रखना आपको, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिखा रहा, स्केलर फॉर्म में दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको शीट 1 का हो, इसको शीट 2 का हो। पहले 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दो, पॉजिटिव है तो इस तरफ होगा, पॉजिटिव है तो इस तरफ होगा लोकेशन 2 पर, लोकेशन 3 पर भी इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव है आउटवर्ड होगा। निगेटिव वाले का देख लेते हैं, तो यहाँ देखते हैं लोकेशन 1 पर। अब देखिए निगेटिव है शीट, तो अंदर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इसकी तरफ को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ को। ये आपके पास आ गई E2, लोकेशन 2 पर भी आएगी इस तरफ को, और लोकेशन 3 पर आएगी इस तरफ को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि निगेटिव है ना, अपनी तरफ को लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अपनी तरफ को आएगा उसका, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जाहिर सी बात है आपके पास इस शीट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E1 वो आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E2। तो वैल्यूज तो सेम है, बस प्लस माइनस का है। क्या है? प्लस माइनस का। और प्लस माइनस की वजह से आपने डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी है, तो प्लस माइनस का लोचा भी खत्म। डायरेक्ट देखते हैं, ई नेट एट पॉइंट 1, यहाँ पर ई नेट निकालो, स्केलर फॉर्म में निकालते हैं। ई नेट क्या हो जाएगा भाई? E1 माइनस E2, E1 डिफरेंस E2। अब डिफरेंस करोगे, दोनों की वैल्यू सेम है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो घट के कितना आ जाएगा? 0। इट मीन्स इस कैपेसिटर या फिर इन दोनों प्लेटों के लोकेशन 1 पर, मतलब बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। समझ आ गया? लोकेशन 2 पर देखते हैं, एट पॉइंट 2। अब इस 2 पर देखोगे तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, E1 भी इस तरफ को है, E2 भी इस तरफ को है, तो ई नेट जो हो जाएगा, ई नेट वो क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जोड़ोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ई नेट।
इसका मतलब ई नेट जो आ चुका है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ चुका है बीच में, तो बीच में आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ई जो आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गया। यहाँ ई की वैल्यू कितनी आई थी नेट की 0, यहाँ ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देख लेते हैं एट पॉइंट 3 पर देखते हैं, तो E1 की वजह से इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 की वजह से इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को, वैल्यू में सेम, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। तो एट पॉइंट 3 ई जो आ जाएगा ई नेट वो आ जाएगा E1 डिफरेंस E2। सिमिलरली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो बहुत सिंपल है, आपको कैलकुलेट करना लोकेशन 1 के लिए, लोकेशन 2 के लिए, लोकेशन 3 के लिए। तो याद रखने की बात यह है कैपेसिटर के अंदर कि कैपेसिटर के बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के बीच में ही होती है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। एमसीक्यू में फंस सकता आपको, ठीक है। अगर आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ होगी कैपेसिटर के अंदर, तो भाई बाहर तो 0 होती है, अंदर जो होगी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होगी, ठीक है। अब ये भी दे सकता है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहला ऑप्शन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। भाई 2 नहीं आना कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में, सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट रह रहा है, 2 नहीं आएगा। 2 सिंगल प्लेट के लिए देखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, कोई टफ नहीं था, उल्लू बना रहा था आपको बहुत देरों से ये, चलो इसका भी काम तमाम हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं कि आपके पास एक थिन स्फेरिकल शेल है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार भी है, क्योंकि आप गॉस थ्योरम पढ़ चुके हैं तो मज़ा आएगा आपके लिए, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी, इसका क्या हाल है। आपके पास थिन स्फेरिकल शीट है, ये आपके पास थिन स्फेरिकल शीट है, 3 केस बनेंगे, तीनों केसों को मैं अलग अलग डिस्कस कर लेता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आपके पास थिन स्फेरिकल शीट है, थिन स्फेरिकल शीट है, तो पहले देखते हैं एट पॉइंट P, और P पॉइंट जो है वो आउटसाइड है, तो आप लिख दोगे इफ P इज आउटसाइड टू द शेल, शेल के क्या है, बाहर है। तो मान लेते हैं P पॉइंट यहाँ है और आपने क्या कर रखा है, इस शेल पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा आइसोलेटेडली, ठीक है। मज़ा आ गया पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने में, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R है, आपको सेंटर से, सेंटर O से P तक के डिस्टेंस को आप ले लीजिएगा स्मॉल r, और स्मॉल r को आप रेडियस मान करके एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लीजिएगा। आपने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया, दैट इज इक्वल टू गॉसियन सरफेस, यही गॉसियन सरफेस है। अब आपको क्या करना है, लैंग्वेज लिखनी है, वही लेट्स से P इज द पॉइंट लाइज ऑन द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हैविंग the radius small r and, ठीक है, बस स्मॉल r रेडियस है, और जो कैपिटल R रेडियस का है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इस तरफ निकल कर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी, और एरिया वेक्टर लोगे तो वो भी इस तरफ आ जाएगा, जैसा कि आपने गॉस थ्योरम में ही किया था। तो ठीक है, अगर मैं इस तरफ की बात करता हूँ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, P पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड है, P पॉइंट धुंधला हो गया, अब देखिए P पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ को है। तो मैं कह रहा हूँ टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी, टोटल, डायरेक्ट टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, तो टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू E इंटू ए, ई तो ई रहेगा, और एरिया कितना है स्फेरिकल सरफेस का, रेडियस आ रहा है तो 4 पाई r स्क्वायर। मज़ा आ गया। अब लगा देते हैं गॉस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम।
गॉस थ्योरम क्या होती है आपकी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो फाई की जगह आपने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट लिख दिया और ये जो आपके पास लिखा हुआ है E इंटू 4πr², इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, फाई अब आपको निकालना क्या, आपको E निकालना, तो E निकालोगे यहाँ से निकल कर आएगी वैल्यू 1/4π एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। ये आपके पास निकल कर आ गया। यही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, और यहाँ पर ये दिखा सकते हो कि Q जो है वो सिग्मा इंटू ए है। सिग्मा तो ऐसे रहेगा, ए की वैल्यू 4π कैपिटल R का स्क्वायर है। चाहो तो ये रख दो वरना मत रहो। कैपिटल R का स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि भाई जो चार्ज है वो कैपिटल R पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन ए, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो एरिया लोगे उस सरफेस का जिसके ऊपर चार्ज है, इसलिए मैंने कैपिटल R यूज़ किया यहाँ। अब कहते हैं कि P पॉइंट जो है आप यहाँ सरफेस पर ले आए, इस स्फेरिकल सरफेस पे ही ले आए जिस पर आपने चार्ज दे रखा, तो आप कहोगे इफ पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस। इस सरफेस का नाम आप S1 भी दे सकते हो, S भी दे सकते हो, सरफेस S कह दी। ठीक है, सरफेस आपने क्या कह दिया इसको, S। तो थ्योरी वो ही रहेगी छोटी मोटी, बस आप ये देखो टोटल फ्लक्स, क्या कहोगे आप, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एस। कितना हो जाएगा आपके पास, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, और फाई होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ई आपको निकालना, एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, एरिया किसका लोगे, अब एरिया इसका लोगे क्योंकि यही आपके पास गॉसियन सरफेस होगा। डायग्राम बना कर दिखाए तो मेरे भैया, ये डायग्राम आपके पास सरफेस ये है और ये आपके पास कैपिटल R है और इसी पर आपने चार्ज दे रही है, ये रही चार्ज, ये गया मुर्गा, ये गया चौका। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा, 4π कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ से E निकालोगे तो E की वैल्यू आ जाएगी 1/4π एप्सिलॉन नोट Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। अब कह देंगे Q जो है वो सिग्मा इंटू ए है, सिग्मा तो सिग्मा है, ए कितना हो जाएगा 4π R स्क्वायर। पुट द वैल्यू, तो E कितना हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नोट Q की जगह सिग्मा इंटू 4π R स्क्वायर और नीचे R स्क्वायर। तो 4π से 4π कटा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटा और ये गया मुर्गा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो स्फेरिकल सरफेस की वजह से अगर सरफेस पर स्फेरिकल थिन सरफेस है आपके पास, उसके सरफेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये निकल कर आ जाती है। अब बात करते हैं कि हम इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर पहुंच रहे हैं। तो आपने अंदर कोई P पॉइंट ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर देखना चाह रहे हैं और चार्ज आपने सरफेस पर दे रखी है, तब कितना होगा। अब थ्योरी तो वही रहेगी जो है आपकी, है ना, P पॉइंट यहाँ पर है, फलाना ढिमका, आपका ये R है। तो आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट देखो क्या, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू। अब आपके लिए ये गॉसियन सरफेस है, इसको आपने डैश से दिखा दो, कैसे भी दिखा दो। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस एस, ये आपके पास गॉसियन सरफेस एस हो गई। तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ए इंटू ए, तो E ऐसे रहेगा, एरिया हो जाएगा, अब एरिया इसकी रेडियस लोगे 4π स्मॉल r का स्क्वायर, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। ये तो आपके पास फाई हो गया। अब आपके पास फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट बाई गॉस थ्योरम। अब भैया यहाँ लगा दो Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, आपने लगा दिया फाई की जगह, और E आपके पास ऐसे रहेगा 4π R स्क्वायर ऐसे रहेगा। वाई द भाई Q जो है, भाई आपके पास अभी तक होता क्या था, Q वो चार्ज था जो गॉसियन सरफेस के अंदर था। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या मेरा बच्चा, कोई चार्ज नहीं है, तो Q इज इक्वल टू 0। इससे पहले वाले केस में गॉसियन सरफेस यही थी तो चार्ज भी यही था। दूसरे पहले वाले केस में गॉसियन सरफेस ये थी तो इसके अंदर चार्ज था, ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा। लेकिन इस तीसरे वाले केस में गॉसियन सरफेस ये, इसके अंदर चार्ज है कुछ नहीं, इसके बाहर है, बाहर से कोई मतलब ही नहीं है हमें, अंदर से मतलब है। तो Q कितना हो जाएगा 0। तो जैसे ही Q 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 0। ये आपको रटनी है, क्या करनी है आपको, ये
रटनी है, समझनी नहीं आएगी तो रटनी है कि आपके पास स्फेरिकल थिन सरफेस है, स्फेरिकल थिन सरफेस है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर आपके पास कोई होलो कंडक्टर भी है, उस पर आपने चार्ज दे रखा सरफेस पर और अंदर पूछे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो हमेशा 0 निकल कर आएगी। क्यों निकल कर आएगी? क्योंकि अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये आगे देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी 0। ध्यान रहे, आपके पास कोई ये पूछे कि भाई तेरे पास कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल गए? तो 0 निकल कर आएगी। ध्यान रखें। तो ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई गई है, सारे टॉपिक कवर कर दिए। चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।